अच्छा। तो हम आयोटो केवल कंप्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, लास्ट में। अच्छा असाविर, आपने पूछा था कि इंफीरियर वेना केवा जो प्रेशर है, मतलब जब सी सेक्शन के बाद फीटस डिलीवर हो जाता है तो उस दौरान इंफीरियर वेना केवा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा, ठीक है। तो जब मतलब इंफीरियर वेना केवा प्रेशर, तो ड्यूरिंग द मतलब इंफीरियर वेना केवा जो है वो कंप्रेस होता है, और वो कंप्रेस होता है ड्यू टू द फीटस, ठीक है, या आप कह लें कि ग्रेविड यूट्रस की वजह से। तो फीटस जब डिलीवर हो जाते हैं तो आपके जो यूट्रस है उसका साइज भी कम हो जाएगा। तो यूट्रस का साइज जब कम होगा तो उसकी वजह से इंफीरियर वेना केवा का जो कंप्रेशन है वो भी कम होगा। तो इंफीरियर वेना केवा या जो वीनियस रिटर्न है वो वापस से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इंफीरियर वेना केवा जो कंप्रेशन है वो तब तक होगा जब तक जो है वो डिलीवरी नहीं होगी। डिलीवरी के बाद वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो सर सडन इंक्रीज जो ब्लड फ्लो होगा ना, तो इसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, मतलब बुरा इफेक्ट? इस तरह। जैसे सर सडन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो हो जाएगा ना, तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा पेशेंट पे? नहीं नहीं, इस तरह जो है वो सडन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सडन इंक्रीज हो सकता है अगर वो काफी देर के लिए हो, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि आपने क्या करना है कि जब भी हो इस तरह प्रेगनेंसी में कोई आ जाए तो आपने उसको एनेस्थेटाइज भी कर देना है। तो आपने उसको थोड़ा सा लिफ्ट टिल्ट देना है। लिफ्ट पूरा लिफ्ट लिटरली नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा एक पिलो रख दे, और उससे थोड़ा सा मतलब उसका पहले सुपाइन था थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाएगा। थोड़ा भी टिल्ट कर ले तो ये कंप्रेशन कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हो सकता है अगर ये काफी देर के लिए हो तो फिर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ज्यादा देर के लिए ना हो और थोड़े से टाइम के लिए, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, तो ये था हमारे पास आयोटो केवल कंप्रेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेजीरो इफेक्ट। तो पेजीरो इफेक्ट क्या है? पेजीरो इफेक्ट है हमारे पास, हम ये कहते हैं कि डिक्रीज इन द फीटल हार्ट रेट। जब फीटल का हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, यूटेराइन कंट्रैक्शन के दौरान। क्यों होता है? क्योंकि जब यूटेराइन कंट्रैक्शन होती है तो उस दौरान आपकी जो आयोटा है और वेना केवा है वो कंप्रेस हो जाते हैं ड्यूरिंग द यूटेराइन कंट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है ड्यूरिंग द लेबर? आप कह ले कि ड्यूरिंग द लेबर जब यूटेराइन कंट्रैक्शन होता है, यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन, तो यूटेराइन कंट्रैक्शन की वजह से जो इंफीरियर वेना केवा है और साथ में जो अयोटा है, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा प्लस अयोटा, ये दोनों यूटेराइन कंट्रैक्शन की वजह से थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं। तो जब इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस हो जाता है तो उसकी कंप्रेशन की वजह से वीनियस रिटर्न कम होगा, और इनडायरेक्टली कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अयोटा जब कंप्रेस हो जाता है तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है टू द फीटस वो कम हो जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटा को जो ब्लड फ्लो है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल या यूटेराइन जो ब्लड फ्लो है, प्लेसेंटा या यूटेराइन ब्लड फ्लो, ठीक है। तो यूटेराइन ब्लड फ्लो और प्लेसेंटल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। जब ये कम होगा इसका मतलब कि फीटस को ब्लड कम जाएगा। जब फीटस को ब्लड कम जाएगा तो उसकी वजह से फीटल हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। और ये भी कब होगा? ये भी हमारे पास होगा ड्यूरिंग द सुपाइन पोजीशन। तो इसको हम कहते हैं पोजीरो इफेक्ट। तो पोजीरो इफेक्ट में क्या होता है? फीटल हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है,
और क्यों होता है? ड्यू टू द इंफीरियर वेना केवा एंड आयोटिक कंप्रेशन, या आप कह लें इसके सिंपली आयोटोकेवल कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो इट काजेस फीटल डिस्ट्रेस, फीटल हार्ट रेट कम होता है और इट काजेस फीटल डिस्ट्रेस। तो ये है हमारे पास फोजीरो इफेक्ट। हीमोडायनेमिक चेंजेस, अब हीमोडायनेमिक चेंजेस वो थोड़ा पहले आप लोगों को मैंने बताया भी कि क्या है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। अब फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके पास आरबीसी जो है वो भी थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा वॉल्यूम वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मींस कि आपका जो सिंपल कह ले कि आपका सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सल्यूट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो सल्यूट ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगी, डाइल्यूशन होगी। ठीक है, और डाइल्यूशन की वजह से आप कह ले कि आपके पास होगा एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो कम नहीं होगी, लेकिन प्लाज्मा की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली पर डिसीलीटर जो है हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनीमिया, या इसको हम कहते हैं डाइल्यूशनल एनीमिया। तो हीमोडायनेमिक चेंजेस क्या है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यूजुअली रिमेन ग्रेटर देन 11 ग्राम पर डिसीलीटर, टोटल आरबीसी मास इंक्रीज बाय 30%। टोटल कितना बढ़ता है, 250 से लेके 450 ml तक। बट प्लाज्मा वॉल्यूम जो है दैट इंक्रीजेस बाय 50%, अबाउट 1250 ml। तो ये इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा ज्यादा बढ़ता है और आरबीसी का साइज या आरबीसी जो है उसके टोटल जो आरबीसी होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ते, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम विद फॉल इन हीमोटोक्रिट, हीमोटोक्रिट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जो आरबीसी है उसका जो उसकी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और जो प्लाज्मा है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो overall increase of 40% blood volume with fall in hematocrit. अच्छा, अब यहाँ पे देख ले वेरिएबल हीमोग्लोबिन कितना हो, नॉन प्रेग्नेंट में होता है 14 ग्राम, प्रेगनेंसी के दौरान 12 ग्राम पर डिसीलीटर। हीमोटोक्रिट क्या है, वो नॉर्मली होता है 40, हमारे पास 0.40 मीन्स के 40%। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हीमोटोक्रिट जो है वो कम हो जाता है, 0.31 मीन्स के 30% हो जाता है। मतलब 30% जो है आरबीसी होगा, बाकी 70% आपका प्लाज्मा होगा। तो उसमें प्लाज्मा की कंसंट्रेशन यहाँ पे 60% है नॉन प्रेग्नेंट में। प्रेग्नेंट में प्लाज्मा की कंसंट्रेशन 70% हो जाती है। डब्ल्यूबीसी जो कंसंट्रेशन है, तो नॉन प्रेगनेंसी में 6 × 10⁻⁹ पर लीटर होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो 9 तक हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह प्लेटलेट की कंसंट्रेशन 150 से 410⁻⁹ तक होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो आपके पास उसमें चेंज आती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती। तो ज्यादा जो चेंज आपके पास आएगी वो आपके हीमोग्लोबिन में आएगी और हीमोटोक्रिट में आएगी और प्लाज्मा कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनीमिया।
या डाइल्यूशनल एनीमिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर अच्छा, शाहजेब क्या कह रहे हैं, बेबी डिलीवर होगा, सेंटो देंगे तब भी हार्ट रेट ज्यादा होगा। क्या मतलब ऑक्सीटोसिन का आप कह रहे हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो हार्ट रेट को ज्यादा वो कर देता है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। और हार्ट रेट के साथ थोड़ा सा वो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा लेता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। तो सेंटोक्सिन जो है, सेंटोक्सिन जो है वो ऑक्सीटोसिन है ना, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्ट रेट को या आप कह लें कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो उस जी दौरान सर। अगर हम देंगे तो उससे कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और सर वीएसडी या एएसडी जो पेशेंट होते हैं उनमें तो हम ये सेंटो अवॉइड करते हैं ना। किन पेशेंट में? एएसडी या वीएसडी हो। एसडी या वीएसडी? जी सर। जी जी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान फिर भी आप वो उसको दे सकते हैं अगर डिलीवरी नहीं हो रही ना, प्रोटेक्शन के लिए अगर जरूरी है तो फिर आप देंगे, लेकिन आपने उसके हार्ट रेट जो है उसको मॉनिटर करना है, कार्डियक आउटपुट आपने देखना है। जी सर। थैंक यू। अच्छा, तो उसके बाद है, अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं न्यूरेक्सियल एनेस्थीसिया, जिस तरह है स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर आप स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो अगर स्पाइनल से पहले आप पेशेंट को ओवरलोड फ्लूइड प्रीलोड कर दे, ठीक है, प्रीलोड आप उसको कर दे। तो कह रहे कि प्रीलोड से ये नहीं होगा कि आपका जो मतलब मेटरनल हाइपोटेंशन है वो खत्म हो जाएगी। मेटरनल हाइपोटेंशन तो खत्म नहीं होगी, लेकिन ये क्या करेगा, अगर आप प्रीलोड कर लेंगे तो आपका वीनियस रिटर्न थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाएगा। और वीनियस रिटर्न बढ़ जाएगा तो उससे कार्डियक आउटपुट जो है, जो मेटरनल कार्डियक आउटपुट है, मदर का कार्डियक आउटपुट, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट थोड़ा इंक्रीज होगा तो जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो है, ठीक है, जो यूटेराइन ब्लड फ्लो है, यूटेराइन ब्लड फ्लो और प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, तो वो आपके पास थोड़ी सी आप कह लें कि इंक्रीज हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि स्पाइनल, अगर स्पाइनल से पहले आप प्रीलोड करेंगे तो वो जरूरी नहीं कि वो हाइपोटेंशन कम कर देगा, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि वो आपके यूटेराइन ब्लड फ्लो एंड प्लेसेंटल जो ब्लड फ्लो है उसको प्रिजर्व करेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा बाय इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। तो इट इज गुड टू प्रीलोड, और इस वजह से हम हमेशा प्रीलोड करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया से पहले। वैसे भी स्पाइनल आप देंगे तो उसके दौरान आपके पास सिंपैथेटिक जो है वो ब्लॉकेड भी होगी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा, तो हमेशा हम जो है वो प्रीलोड भी करते हैं पेशेंट को। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन इज द मोस्ट फंडामेंटल सिस्टमिक चेंज ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हमारे पास होता है कि सिस्टमिक जो है वो चेंजेस में एक ये भी है कि फ्लूइड रिटेंशन होगा, ठीक है। तो फ्लूइड रिटेंशन होगा तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम जो है थोड़ा बढ़ जाता है, वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो भी बढ़ जाता है, इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान एडिमा के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
तो आपके पास इंट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम भी, लेकिन ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम में आप कहते हैं इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम, वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अप टू 45% उसमें इंक्रीज आता है। तो द टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम इज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 45%। द मोस्ट मार्क एक्सपेंशन अकर इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ज्यादा जो चेंज आती है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम में है, विद इंक्रीज इन इंट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम। और इंट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, इसके फैक्टर क्या है? तो एक तो सोडियम की रिटेंशन होगी। तो आप लोगों को पता है जहां पे सोडियम होगा वहां पे वाटर भी होगा। तो सोडियम की रिटेंशन होगी तो इसका मतलब वाटर रिटेंशन भी होगी। दूसरा ये है कि थर्स्ट जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा कम हो जाते, तो प्यास जल्दी जल्दी लगती है और ज्यादा प्यास लगती है। और तीसरा है आपके पास प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। डिक्रीज इन द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो रिटेन होंगे आपके पास, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल फ्लूइड रिटेंशन होगी, और इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान एडिमा के चांसेस भी ज्यादा होंगे। फिर है चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी चेंजेस। ठीक है, तो हमने कार्डियोवास्कुलर पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है वो रेस्पिरेटरी चेंजेस है। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या चेंजेस होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? तो टाइडल वॉल्यूम देख ले तो 40% इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम में आएगा। रेस्पिरेटरी रेट वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास है इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज है। तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि ज्यादा ऑक्सीजन की इस फीमेल को जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की। अब जब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन किस तरह ज्यादा ले सकता है? बाय इंक्रीजिंग द टाइडल वॉल्यूम एंड बाय इंक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल आप कह ले कि मिनट वेंटिलेशन जो है वो बढ़ जाएगा, ताकि उस ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा कर सके। ठीक है, लास्ट में पूछ लो। ठीक है। अच्छा, तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो आपके पास कम हो जाएगा। इसके अलावा फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, रेजिजुअल वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाएगा। अब ये आपके पास क्यों कम होंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी एंड रेजिजुअल वॉल्यूम, ये तीनों क्यों कम होंगे? तो देखो आपके पास है ग्रेविड यूट्रस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कह ले कि एक फीमेल है, ये उसका थोरेसिक है, यहाँ पे उसके है लंग्स। ठीक है, और नीचे यहाँ पे है एब्डोमेन, और यहाँ पे है यूट्रस। अब ये जो यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो ये यूट्रस क्या करेगा? एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, हाई एब्डोमिनल प्रेशर। तो एब्डोमिनल प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे भी आपके थोरेक्स पे भी प्रेशर पड़ेगा, और थोरेक्स पे जब प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से जो यहाँ पे लंग्स होंगे तो उन पे भी प्रेशर पड़ेगा, खासकर सुपाइन पोजीशन में, या अगर जो हेड डाउन है उस पोजीशन में ज्यादातर। ठीक है, तो उस दौरान आपके लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा इस एब्डोमेन का। तो लंग्स में क्या होगा? लंग्स जो है वो थोड़े से आप कह ले के डिफ्लेट से होंगे। ठीक है, तो उसमें जो रिजर्व वॉल्यूम है, जो रेजिजुअल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी या रेजिजुअल वॉल्यूम जो है
वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द हाई एब्डोमिनल प्रेशर, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, समझ आ गई कि यहाँ पे क्यों हमारे पास ये होगा। तो एब्डोमेन प्रेशर जो है, एब्डोमिनल प्रेशर आपके डायफ्राम पे पड़ेगा, और डायफ्राम का प्रेशर आपके लंग्स पे पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके एब्डोमिनल का जो जो लंग्स है उनमें जो रेजिजुअल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल रेजिजुअल वॉल्यूम कम होगा। अच्छा, इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन वो बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम बढ़ रहा है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा। रेस्पिरेटरी चेंजेस, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीजेस अप टू 20 से लेके 50% तक ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ता है। पीएच जो है वो हमारे पास 7.40 तक हो जाता है। ठीक है, तो पीएच जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी थोड़ा सा कम होता है हमारे पास। क्यों कम होता है? क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन पीसीओ2 कम हो रहा है। तो पीसीओ2 कम हो रहा है तो उसकी वजह से आपके पास आप कह लें कि अल्कलोसिस होगी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपके पास थोड़ी सी अल्कलोसिस होगी। और एयरवे रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा आपके पास कम हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा, मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा। मिनट वेंटिलेशन डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। ठीक है, मिनट वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। जिस तरह मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट, सॉरी। ठीक है, जिस तरह आपके हार्ट में कार्डिक आउटपुट होता है, इसी तरह रेस्पिरेशन में मिनट वेंटिलेशन होता है लंग्स में। ठीक है, तो मिनट वेंटिलेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, रिस्पायरेटरी रेट भी बढ़ रहा है, और साथ में मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। अच्छा, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन सेंसिटाइज द सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में है आपका, तो वो सेंसिटाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सेंसिटाइज हो जाएगा तो आपका वेंटिलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो वेंटिलेटरी रेट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन दस टेक लार्जर टाइडल वॉल्यूम टू इलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इलिमिनेट करने के लिए टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, पीसीओ2 कम होगा। और पीसीओ2 कम होगा तो आपका जो अल्कलोसिस आपके पास होगी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी। अच्छा, PaCO2 डिक्रीज 28 to 32। Significant respiratory alkalosis is prevented by compensatory decrease in plasma bicarbonate concentration। अब आपके पास क्या होता है कि पीएच जो है वो थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो अल्कलोसिस आपके पास होगी। ठीक है, तो अल्कलोसिस होगी, तो अल्कलोसिस को कम करने के लिए बॉडी में कंपेंसेटरी क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट है उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन में इंक्रीज द PaO2 स्लाइटली, वो भी हमने पढ़ लिया कि हाइपर वेंटिलेशन होगी तो PaO2 थोड़ा सा इंक्रीज होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होता है 2,3-DPG जो है, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? आप लोगों को अगर याद हो, हमने फिजियोलॉजी में 2,3-DPG पढ़ा था। वहां पे हमने जो
पढ़ा था ऑक्सीजन की एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी। ठीक है, सर जो राइट शिफ्ट था और लेफ्ट जो शिफ्ट था आपके पास। जी जी। सर सर ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा ना, तो जी इससे ARDS सिंड्रोम नहीं होगा? क्या? सर अगर हाइपर वेंटिलेशन हो जाए ऑक्सीजन की, तो हमारे पास इससे एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नहीं होगा? नहीं, मतलब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज होता है। तो अगर ऑक्सीजन इंक्रीज होता है तो उसकी जो है वो डिमांड भी इंक्रीज हो गई है ना, तो उस वजह से उसकी सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। तो पेशेंट को कोई ड्रेस ठीक है। टेस्ट तो नहीं होगा, मतलब ना तो फीटल होगा और ना मदर को, क्योंकि अब फीटल को की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। पहले देखो, अगर प्रेगनेंसी नहीं थी तो सिर्फ मदर थी, मतलब वो जो फीमेल थी सिर्फ वो थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो ऑक्सीजन से पूरी हो रही थी। ठीक है, तो अब तो उसके साथ साथ अब तो फीमेल में भी, मतलब उसकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस आ गए, उसको भी मेटाबॉलिज्म की ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो फीटस भी है उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उस वजह से आपकी जो ऑक्सीजन होगी रिक्वायरमेंट वो बढ़ेगी, तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये नॉर्मल है, कंपेंसेटरी है। अगर ये बढ़ेगा नहीं तब आपके पास फिर डिस्ट्रेस हो सकता है, अगर ये बढ़ेगा तो फिर तो डिस्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो PaO2 इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि डिमांड इंक्रीज है, तो ऑक्सीजन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो 2,3-DPG जो है, ठीक है, 2,3-DPG क्या करता है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये मेटाबॉलिज्म जब होता है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है 2,3-DPG प्रोड्यूस होता है। तो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है प्रेगनेंसी, तो 2,3-DPG की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो 2,3-DPG जब इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, जो हाइपर वेंटिलेशन आपके पास हो रहा था और PaCO2 जो कम हो रहा था, तो वो उसके इफेक्ट को कम कर देगा। तो उसकी वजह से आपके पास इंक्रीज 2,3-DPG होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो इंक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जब कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2 जो है वो जब इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज PaCO2 से क्या होता है, एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टूवर्ड द ऑक्सीजन वो इंक्रीज हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं काफी स्ट्रोंगली। ठीक है, और ये टिश्यू को डिलीवर नहीं होते प्रॉपर, डिलीवरी टू द टिश्यू वो कम हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, 2,3-DPG जब बढ़ जाएगा तो वो इस PaCO2 जो है इसका जो इफेक्ट था टिश्यू की जो सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन थी वो कम की थी, तो ये 2,3-DPG उसको वापस जो है वो इंक्रीज कर लेगा, तो डिलीवरी टू द टिश्यूज जो है वो वापस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंक्रीज 2,3-DPG विद इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट एनहेंस ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू। तो ऑक्सीजन एफिनिटी, द हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन वो कम हो जाएगी। तो 2,3-DPG क्या कर रहा है, एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टूवर्ड द ऑक्सीजन वो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, द कम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज FRC एंड इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब हमने एक बात की कि हमारे पास फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ये लंग है
तो इसके साथ जो यहाँ पे वॉल्यूम था, जो रेजिजुअल वॉल्यूम था, वो कम हो जाएगा। तो रेजिजुअल वॉल्यूम कम होगा और साथ में ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी बढ़ गई है, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, एपनिया के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब डिसेचुरेशन जो है वो जल्दी होगी, सेचुरेशन जो है वो जल्दी आपके पास ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ रिजर्व भी नहीं है। ठीक है, एक तो रिजर्व नहीं है और दूसरा जो है वो सप्लाई भी कम हो गया है। तो लंग्स जो है उसमें ऑक्सीजन